हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 4। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। लाला बद्री प्रसाद की सज्जनता प्रसिद्ध थी। उनसे ठग कर तो कोई एक पैसा भी ना ले सकता था, पर धर्म के विषय में वह बड़े ही उदार थे। स्वार्थियों से वह कोसों भागते थे, पर दीनों की सहायता करने में भी ना चूकते थे। फिर पूर्णा तो उनकी पड़ोसिन ही नहीं, ब्राह्मणी थी। उस पर उनकी पुत्री की सहेली, उसकी सहायता वह क्यों ना करते। पूर्णा के पास हल्के दामों के 2-4 गहनों के सिवा और क्या था। षोडशी के दिन उसने वे सब गहने लाकर लाला जी के सामने रख दिए और सजल नेत्रों से बोली, मैं अब इन्हें रखकर क्या करूंगी। बद्री प्रसाद ने करुण कोमल स्वर में कहा, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा बेटी। तुम यह ना समझो कि मैं धर्म या पुण्य समझकर यह काम कर रहा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। इन गहनों को अपने पास रखो। कौन जाने किस वक्त इनकी जरूरत पड़े। जब तक मैं जीता हूँ तुम्हें अपनी बेटी समझता रहूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। षोडशी बड़ी धूम से हुई। कई 100 ब्राह्मणों ने भोजन किया। दान दक्षिणा में भी कोई कमी ना की गई। रात के 12 बज गए थे। लाला बद्री प्रसाद ब्राह्मणों को भोजन करा के लेटे तो देखा प्रेमा उनके कमरे में खड़ी है। बोले, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटी, रात बहुत हो गई, जाकर सो रहो। प्रेमा बोली, आपने अभी तक भोजन नहीं किया है ना। बद्री प्रसाद बोले, अब इतनी रात गए मैं भोजन ना करूंगा। थक भी बहुत गया हूँ, लेटते ही लेटते सो जाऊंगा। यह कहकर बद्री प्रसाद चारपाई पर बैठ गए और एक क्षण के बाद बोले, क्यों बेटी, पूर्णा के मैके में कोई नहीं है। मैंने उनसे नहीं पूछा कि शायद उसे कुछ दुख हो। प्रेमा बोली, मैके में कौन है, माँ बाप पहले ही मर चुके थे। मामा ने विवाह कर दिया, मगर जब से विवाह हुआ कभी झांका तक नहीं। ससुराल में भी सगा कोई नहीं है। पंडित जी के दम से नाता था। बद्री प्रसाद ने बिछावन की चादर बराबर करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ पूर्णा को अपने ही घर में रखूं तो क्या हरज है। अकेली औरत कैसे रहेगी। प्रेमा बोली, होगा तो बहुत अच्छा, पर अम्मा जी माने तब तो। बद्री प्रसाद बोले, मानेगी क्यों नहीं, पूर्णा तो इनकार ना करेगी। प्रेमा बोली, पूछूंगी, मैं समझती हूँ उन्हें इनकार ना होगा। बद्री प्रसाद बोले, अच्छा मान लो वह अपने ही घर में रहे तो उसका खर्च 20 रुपए में चल जाएगा ना। प्रेमा ने आर्द्र नेत्रों से पिता की ओर देखकर कहा, बड़े मजे से। पंडित जी 50 रुपए ही तो पाते थे। बद्री प्रसाद ने चिंतित भाव से कहा, मेरे लिए 20, 25, 60 सब बराबर हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की ही तो नहीं सोचनी है। अगर आज मैं ना रहूं तो कमला प्रसाद कौड़ी फोड़ कर ना देगा, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त कर जाना चाहता हूँ। अभी हाथ में रुपए नहीं है, नहीं तो कल ही 4,000 रुपए उनके नाम किसी अच्छे बैंक में रख देता। सूद से उसकी परवरिश होती रहती। यह शर्त कर देता कि मूल में से कुछ न दिया जाए। सहसा कमला प्रसाद आंखें मलते हुए आकर खड़े हो गए और बोले, अभी आप सोए नहीं, गर्मी लगती हो तो पंखा लाकर रख दूं, रात तो ज्यादा हो गई है। बद्री प्रसाद बोले, नहीं गर्मी नहीं है, प्रेमा से कुछ बातें करने लगा था, तुमसे भी कुछ सलाह लेना चाहता था, तो तुम आप ही आ गए। मैं यह सोच रहा हूँ कि पूर्णा यहीं आकर रहे तो क्या हर्ज है। कमला प्रसाद ने आंखें फाड़ कर कहा, यहाँ अम्मा जी कभी ना राजी होंगी। बद्री प्रसाद बोले, अम्मा जी की बात छोड़ो, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, मैं तो कभी इसकी सलाह ना दूंगा। दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं, न जाने क्या समझे, दूर तक सोचिए। बद्री प्रसाद बोले, उसके पालन पोषण का तो कुछ प्रबंध करना ही होगा। कमला प्रसाद बोला, हम क्या कर सकते हैं। बद्री प्रसाद बोले, तब कौन करेगा। कमला प्रसाद इसका कुछ जवाब न दे सके। कुछ देर के बाद बोले, आखिर आपने क्या निश्चय किया है। बद्री प्रसाद बोले, मैं क्या निश्चय करूंगा, मेरे निश्चय का अब मूल्य ही क्या। निश्चय तो वही है जो तुम करो, मेरा क्या ठिकाना। आज मैं कुछ कर जाऊं, कल मेरी आंखें बंद होते ही तुम उलट पुलट दो, व्यर्थ में बदनामी हो। कमला प्रसाद ने
बहुत दुखित होकर कहा, आप मुझे इतना नीच समझते हैं, यह मुझे ना मालूम था। बद्री प्रसाद बेटे को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर कि मेरी बात से उसे चोट लगी है, तुरंत बात बनाई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता। बहुत संभव है कि आज हम जो बात कर सकते हैं वह कल स्थिति के बदल जाने से ना कर सकें। कमला प्रसाद बोला, ईश्वर ना करे कि मैं वह विपत्ति झेलने के लिए बैठा रहूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर जाएंगे उसमें कमला प्रसाद को कभी किसी दशा में आपत्ति ना होगी। आप घर के स्वामी हैं, आप ही ने यह संपत्ति बनाई है, आपको इस पर पूरा अधिकार है। निश्चय करने के पहले मैं जो चाहे कहूं, लेकिन जब आप एक बात तय कर देंगे तो मैं उसके विरुद्ध जीव तक न हिलाऊंगा। बद्री प्रसाद बोले, तो कल पूर्णा के नाम 4,000 रुपए बैंक में जमा कर दो और यह शर्त लगा दो कि मूल में से कुछ ना ले सके, उसके बाद रुपए हमारे हो जाएंगे। कमला प्रसाद को मानो चोट सी लगी, बोले, खूब सोच लीजिए। बद्री प्रसाद ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, खूब सोच लिया है, देखना केवल यह है कि वह इसे स्वीकार करती है या नहीं। कमला प्रसाद बोला, क्या उसके स्वीकार करने में भी कोई संदेह है? बद्री प्रसाद ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम्हारी यह बड़ी बुरी आदत है कि तुम सबको स्वार्थी समझने लगते हो। कोई भला आदमी दूसरों का एहसान सिर पर नहीं लेना चाहता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। घरों की बात जाने दो, लेकिन जिसमें आत्मसम्मान का कुछ भी अंश है वह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहता। मुझे तो संदेह ही नहीं, विश्वास है कि पूर्णा कभी इस बात पर राजी ना होगी। वह मेहनत मजूरी कर सकेगी तो करेगी, लेकिन जब तक विवश ना हो जाए हमारी सहायता कभी ना स्वीकार करेगी। प्रेमा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मुझे भी यह संदेह है, राजी होगी भी तो बड़ी मुश्किल से। बद्री प्रसाद बोले, तुम उससे इसकी चर्चा करना, और कल ही। प्रेमा बोली, नहीं दादा, मुझसे ना बनेगा। वह और मैं दोनों ही अब तक बहनों की तरह रही हैं। मुझसे इस ढंग की बात अब ना करते बनेगी, मैं तो रोने लगूंगी। बद्री प्रसाद बोले, तो मैं ही सब ठीक कर लूंगा। हाँ, कल शाम मुझे अवकाश ना मिलेगा, तब तक तुम्हारी अम्मा जी से भी बातें होंगी, शायद वह उसके यहाँ रहने पर राजी हो जाएं। कमला प्रसाद गृह प्रबंध में अपने को लासानी समझते थे। यूं तो बुद्धि विकास में वह अपने को अफलातून से रत्ती भर भी कम न समझते थे, पर गृह प्रबंध में उनकी सिद्धि सर्वमान्य थी। सिनेमा रोज देखते थे, पर क्या मजाल थी कि जेब से एक पैसा भी खर्च करें। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, उल्टे उसके यहाँ कभी कभी दावत खा आते थे। पैसे का काम धेले में निकालते थे और बड़ी सुंदरता से कभी कभी लाला बद्री प्रसाद से इस विषय में उनकी ठन भी जाया करती थी। बूढ़े लाला जी बेटे की इस कुत्सित मनोवृत्ति पर कभी कभी खरी खरी कह डालते थे। कमला प्रसाद समझ गए कि लाला जी इस वक्त कोई आपत्ति ना सुनेंगे, बल्कि आपत्ति से उल्टा असर होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल पूर्णा के द्वार पर जाकर आवाज दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, पर अब बहुरिया बनकर बैठने से कैसे काम चल सकता था। उन्हें अंदर बुला लिया। बारामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। कमला प्रसाद बाबू उस पर जा बैठे। एक क्षण में पूर्णा आकर उनके सामने खड़ी हो गई। पूर्णा का माथा घूंघट से ढका हुआ था, पर दोनों सजल आंखें कृतज्ञता और विनय से भरी हुई भूमि की ओर ताक रही थी। कमला प्रसाद उसे देखकर अवाक सा रह गया। वह इस इरादे से आया था कि इसे किसी भांति यहाँ से टाल दूं, मैके चले जाने की प्रेरणा करूं। उसे इसकी जरा भी चिंता न थी कि इस अबला का भविष्य क्या होगा, उसका निर्वाह कैसे होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, इसका उसे लेश मात्र भी ध्यान न था। वह केवल इस समय उसे यहाँ से टाल कर अपने रुपए बचा लेना चाहता था। पर विधवा की सरल, निष्कलंक, दीन मूर्ति देखकर उसे अपनी कुटिलता पर लज्जा आ गई। कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है जो किसी कोमल पुष्प को तोड़कर भाड़ में फेंक दे। जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण हुआ। अंधेरे घर में दीपक जल उठा। बोले, तुम्हें यहाँ अब अकेले रहने में तो बड़ा कष्ट होगा।
उधर प्रेमा भी अकेले घबराया करती है। उसी घर में तुम भी क्यों ना चली जाओ, क्या कोई हरज है? पूर्णा सिर नीचे किए एक क्षण तक सोचने के बाद बोली, हरज तो कुछ नहीं है बाबूजी, यहाँ भी तो आप ही लोगों के भरोसे पड़ी हूँ। कमला प्रसाद बोले, तो आज चली चलो, बाबूजी की भी यही इच्छा है। मैं जाकर आदमियों को असबाब ले जाने के लिए भेज देता हूँ। पूर्णा बोली, नहीं बाबूजी, इतनी जल्दी ना कीजिए, जरा सोच लेने दीजिए। कमला प्रसाद बोले, इसमें सोचने की कौन सी बात है, अकेले कैसे पड़ी रहोगी? पूर्णा बोली, अकेली तो नहीं हूँ, मेहरी भी तो यहीं सोने को कहती है। कमला प्रसाद बोला, अच्छा वह बिल्लो? हाँ, बुढ़िया है तो सीधी, लेकिन टर्री है। आखिर मेरे घर चलने में तुम्हें क्या असमंजस है? पूर्णा बोली, कुछ नहीं, असमंजस क्या है? कमला प्रसाद बोले, तो आदमियों को जाकर भेज दूं? पूर्णा बोली, भेज दीजिएगा, अभी जल्दी क्या है? कमला प्रसाद ने कहा, तुम व्यर्थ ही इतना संकोच कर रही हो पूर्णा। क्या तुम समझती हो तुम्हारा मेरे घर आना मेरे घर के प्राणियों को बुरा लगेगा? कमला प्रसाद का अनुमान ठीक था। पूर्णा को वास्तव में यही आपत्ति थी, पर वह संकोचवश इसे प्रकट ना कर सकती थी। उसने समझा, बाबूजी ने मेरे मन की बात ताड़ ली। इससे वह लज्जित भी हो गई। बाबू साहब के घर वालों के विषय में ऐसी धारणा उसे न करनी चाहिए थी, पर कमला प्रसाद ने उसके संकोच का शीघ्र ही अंत कर दिया। बोले, तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल स्वाभाविक है पूर्णा, लेकिन सोचो, मेरे घर में ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारा विरोध कर सके? बाबूजी की स्वयं यह इच्छा है। मुझे तुम खूब जानती हो, पंडित वसंत कुमार से मेरी कितनी गहरी दोस्ती थी, यह तुमसे छिपा नहीं। प्रेमा तुम्हारी सहेली है ही। अम्मा जी को तुमसे कितना प्रेम है वह तुम खूब जानती ही हो। रह गई सुमित्रा, उसे जरा कुछ बुरा लगेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं, लेकिन उसकी बातों की परवाह कौन करता है? उसे खुश रखने का भी तुम्हें एक गुर बताए देता हूँ। कभी कभी यह मंत्र फूंक दिया करना, फिर वह कभी तुम्हारी बुराई ना करेगी। बस उसकी सुंदरता की तारीफ करती रहना। यह ना समझना कि रंभा या उर्वशी कहने से वह समझ जाएगी कि यह मुझे बना रही है। तुम चाहे जितना बढ़ाओ, वह उसे यथार्थ ही समझेगी। इसी मंत्र से मैं उसे नचाया करता हूँ। यही मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ। पूर्णा को हंसी आ गई। बोली, आप तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। भला ऐसा कौन होगा जिसे इतनी समझ ना हो? कमला प्रसाद बोले, इतनी समझ को तुम साधारण बात समझ रही हो, पर यह साधारण बात नहीं। तुमको यह सुनकर आश्चर्य तो होगा, पर अपनी तारीफ सुनकर हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हम में विवेक की शक्ति ही लुप्त हो जाती है। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठता है। हाँ, प्रशंसा करने वाले शब्दों में भक्ति का भाव रहना आवश्यक है। यदि ऐसा ना होता तो कवियों को झूठी तारीफों के पुल बांधने के लिए हमारे राजे महाराजे पुरस्कार क्यों देते? बताओ। राजा साहब तमंचे की आवाज सुनकर चौंक पड़ते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं और घर में भागते हैं, पर दरबार का कवि उन्हें वीरता में अर्जुन और द्रोणाचार्य से 2 हाथ और ऊंचा उठा देता है तो राजा साहब की मूछें खिल उठती हैं। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह ख्याल नहीं आता कि यह मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसी तारीफों में हम शब्दों को नहीं, उनके अंदर छिपे भावों को ही देखते हैं। सुमित्रा रंग रूप में अपने बराबर किसी को नहीं समझती। न जाने उसे यह खब्द कैसे हो गया। यह कहते बहुत दुख होता है पूर्णा, पर इस स्त्री के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे मालूम ही न हुआ कि प्रेम किसे कहते हैं। मैं संसार में सबसे अभागा प्राणी हूँ। और क्या कहूँ, पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुमित्रा से बोलने को जी नहीं चाहता, पर मुंह से कुछ नहीं कहता कि कहीं घर में कोहराम न मच जाए। लोग समझते हैं मैं आवारा हूँ, सिनेमा और थिएटर में प्रमोद के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ पूर्णा, मैं सिनेमा में केवल अपनी हार्दिक वेदनाओं को भुलाने के लिए जाता हूँ। अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को और कैसे शांत करूं, दिल की आग को कैसे बुझाऊं? कभी कभी जी में आता है सन्यासी हो जाऊं, और कदाचित एक दिन यही करना पड़ेगा। तुम समझती होगी यह महाशय कहाँ का पचड़ा ले बैठे। क्षमा करना, न जाने आज क्यों तुमसे ये बातें करने लगा।
आज तक मैंने इन भावों को किसी से प्रकट नहीं किया था। सहृदय व्यक्ति से ही सहानुभूति की आशा होती है, बस यही समझ लो। तो मैं जाकर आदमियों को भेजे देता हूँ, तुम्हारा असबाब उठा ले जाएंगे। पूर्णा को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। उसका जी अब भी इस घर को छोड़ने को न चाहता था, पर वह इस अनुरोध को टाल न सकी। उसे यह भय भी हुआ कि कहीं यह मेरे इनकार से और भी दुखी न हो जाए। आश्रय विहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था, तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती। पर वह क्या जानती थी कि वह उसे उबारने वाली नौका नहीं, वरन एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को निगल जाएगा। पूर्णा को अपने घर से निकलते समय बड़ा दुख होने लगा। जीवन के 3 वर्ष इसी घर में काटे थे, यही सौभाग्य के सुख देखे, यही वैधव्य के दुख भी देखे। अब उसे छोड़ते हुए हृदय फट जाता था। जिस समय चारों का हार उसका असबाब उठाने के लिए घर आए, वह सहसा रो पड़ी। उसके मन में कुछ वैसे ही भाव जागृत हो गए जैसे शव को उठाते समय शोकातुर प्राणियों के मन में आ जाते हैं। यह जानते हुए भी कि लाश घर में नहीं रह सकती, जितनी जल्द उसका दाह संस्कार क्रिया हो जाए उतना ही अच्छा है। वे एक क्षण के लिए मोह के आवेश में आकर पांव से चिमट जाते हैं और शोक से विह्वल होकर करुण स्वर में रुदन करने लगते हैं। वह आत्म प्रवंचना जिसमें अब तक उन्होंने अपने को डाल रखा था कि कदाचित अब भी जीवन के कुछ चिन्ह प्रकट हो जाएं, एक पर्दे के समान आंखों के सामने से हट जाती है और मोह का अंतिम बंधन टूट जाता है। उसी भांति पूर्णा भी घर के एक कोने में दीवार से मुंह छिपाकर रोने लगी। अपने प्राणेश की स्मृति का यह आधार भी शोक के अपार सागर में विलीन हो रहा था। उस घर का एक एक कोना उसके लिए मधुर स्मृतियों से रंजित था। सौभाग्य सूर्य के अस्त हो जाने पर भी यहाँ उसकी कुछ झलक दिखाई देती थी। सौभाग्य संगीत का अंत हो जाने पर भी यहाँ उसकी प्रतिध्वनि आती रहती थी। घर में विचरते हुए उसे अपने सौभाग्य का विषाद में गर्व होता रहता था। आज सौभाग्य सूर्य का वह अंतिम प्रकाश मिटा जा रहा था। सौभाग्य संगीत की प्रतिध्वनि एक अनंत शून्य में डूबी जाती थी। वह विषाद में गर्व हृदय को चीर कर निकला जाता था। पड़ोस की स्त्रियों को जब मालूम हुआ कि पूर्णा यहाँ से जा रही है, तो सब उसे विदा करने आई। पूर्णा के शील और विनय ने भी सभी को मुग्ध कर लिया था। पूर्णा के पास धन ना था, पर मीठी बातें थी, प्रसन्न मुख था, सहानुभूति थी, सेवा भाव था, जो धन की अपेक्षा कहीं मूल्यवान रत्न है और जिसकी प्राणियों को धन से कहीं अधिक आवश्यकता होती है। पूर्णा उन सभी के गले मिलकर विदा हुई, मानो लड़की ससुराल जाती हो। संध्या समय वह अपनी मेहरी बिल्लो के साथ रोती हुई इस भांति चली मानो कोई निर्वासित हो। पीछे फिर फिर कर अपने प्यारे घर को देखती जाती थी, मानो उसका हृदय वही रह गया हो। प्रेमा अपने द्वार पर खड़ी उसकी बाट देख रही थी। पूर्णा को देखते ही दौड़कर उसके गले से लिपट गई। इस घर में पूर्णा प्रायः नित्य ही आया करती थी, तब यहाँ आते ही उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था, आमोद प्रमोद में समय कट जाता था। पर आज इस घर में कदम रखते उसे संकोच में ग्लानि हो रही थी। शायद वह पछता रही थी कि व्यर्थ ही आई। प्रेमा के गले मिलकर भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तब वह सखी भाव से आती थी, आज वह आश्रिता बनकर आई है। तब उसका आना साधारण बात थी, उसका विशेष आदर सम्मान न होता था, लोग उसका स्वागत करने को न दौड़ते थे। आज उसके आते ही देवकी भंडार का द्वार खुला छोड़कर निकल आई। सुमित्रा अपने बाल गुथवा रही थी, अधगुथी चोटी पर आंचल डालकर भागी। महरिया अपने अपने काम छोड़कर निकल आई। कमला प्रसाद तो पहले से ही आंगन में खड़े थे। लाला बद्री प्रसाद संध्या करने जा रहे थे, उसे स्थगित करके आंगन में आ पहुंचे। यह समारोह देखकर पूर्णा का हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। यह स्वागत सम्मान का सूचक नहीं, दया का सूचक था। देवकी को सुमित्रा की कोई बात ना भाती थी। उसका हंसना बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना,
पहनना ओढ़ना सभी उन्हें फूहड़पन की चरम सीमा का अतिक्रमण करता हुआ जान पड़ता था और वह नित्य उसकी प्रचंड आलोचना करती रहती थी। उसकी आलोचना में प्रेम और सद्भाव का आधिक्य था या द्वेष का, इसका निर्णय करना कठिन था। सुमित्रा तो द्वेष ही समझती थी, इसलिए वह उन्हें और भी चिढ़ाती रहती थी। देवकी सवेरे उठने का उपदेश करती थी, सुमित्रा पहर दिन चढ़े उठती थी। देवकी घूंघट निकालने को कहती थी, सुमित्रा इसके जवाब में आधा सिर खुला रखती थी। देवकी मेहरियों से अलग रहने की शिक्षा देती थी, सुमित्रा मेहरियों से हंसी दिल लगी करती रहती थी। सुमित्रा को पूर्णा का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। यह उससे छिपा ना रह सका। पहले से ही उसने पति के इस प्रस्ताव पर नाक सिकोड़ी थी, पर यह जानते हुए कि इनके मन में जो इच्छा है उसे यह पूरा ही करके छोड़ेंगे, उसने विरोध करके अपयश लेना उचित न समझा था। सुमित्रा सास के मन के भाव ताड़ रही थी और यह भी जानती थी कि पूर्णा भी अवश्य ही ताड़ रही है, इसलिए पूर्णा के प्रति उसके मन में स्नेह और सहानुभूति उत्पन्न हो गई। अब तक देवकी पूर्णा को आदर्श गृहिणी कहकर बखान करती रहती थी, उसको दिखाकर सुमित्रा को लज्जित करना चाहती थी, इसलिए सुमित्रा पूर्णा से जलती थी। आज देवकी के मन में वह भाव न था, इसलिए सुमित्रा के मन में भी वह भाव न रहा। पूर्णा आज बहुत देर तक प्रेमा के पास न बैठी, चित्त बहुत उदास था। आज उसे अपनी दशा की हीनता का यथार्थ ज्ञान हुआ था। इतनी जल्द उसकी दशा क्या से क्या हो गई थी, वह आज उसकी समझ में आ रहा था। यह घर उसके खपरेल वाले घर से कहीं सुंदर था। उसके कमरे में फर्श थी, सुंदर चारपाई थी, अलमारियां थी, बिजली की रोशनी थी, पंखा भी था। पर इस समय बिजली का प्रकाश उसकी आंखों में चुभ रहा था और पंखे की हवा देह को ज्वाला की भांति झुलसा रही थी। प्रेमा के बहुत आग्रह करने पर भी आज वह कुछ भोजन न कर सकी। आकर अपने कमरे की चारपाई पर लेटकर रोती रही। विधि उसके साथ कैसी क्रीड़ा कर रही थी। उसके जीवन सर्वस्व का अपहरण करके वह उसको खिलौनों से संतुष्ट करना चाहती थी। उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे सुरम्य उपवन की शोभा दिखा रही थी। उसके दोनों हाथ काटकर उसे जल क्रीड़ा करने के लिए सागर में ढकेल रही थी। 11 बजे थे। पूर्णा प्रकाश से आंखें हटाकर खिड़की के बाहर अंधकार की ओर देख रही थी। उस गहरे अंधेरे में उसे कितने सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। वही अपना खपरेल का घर था, वही पुरानी खाट थी, वही छोटा सा आंगन था और उसके पतिदेव दफ्तर से आकर उसकी ओर साहस मुख और सप्रेम नेत्रों से ताकते हुए जेब से कोई चीज निकालकर उसे दिखाते और फिर छिपा लेते थे। वह बैठी पान लगा रही थी, झपट कर उठी और पति के दोनों हाथ पकड़कर बोली, दिखा दो क्या है। पति ने मुट्ठी बंद कर ली। उसकी उत्सुकता और बढ़ी। उसने खूब जोर लगाकर मुट्ठी खोली, पर उसमें कुछ न था, वह केवल कौतुक था। उस कौतुक, उस क्रीड़ा में उसे अपने जीवन की व्याख्या छिपी हुई मालूम हो रही थी। सहसा सुमित्रा ने आकर पूछा, अरे तुम तो यहाँ खिड़की के सामने खड़ी हो, मैंने समझा था तुम्हें नींद आ गई होगी। पूर्णा ने आंसू पोंछ डाले और आवाज संभाल कर बोली, यह तो तुम झूठ कहती हो बहन, यह सोचती तो तुम आती क्यों। सुमित्रा ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, सोचा तो यही था, सच कहती हूँ, पर न जाने क्यों चली आई। शायद तुम्हें सोते देखकर लौट जाने के लिए ही आई थी। सच कहती हूँ, अब लेटो ना, रात तो बहुत हो गई। पूर्णा ने कुछ आशंकित होकर पूछा, तुम अब तक कैसे जाग रही हो। सुमित्रा बोली, सारे दिन सोया जो करती हूँ। पूर्णा बोली, तो क्यों सोती हो सारे दिन। सुमित्रा बोली, यही रात को जागने के लिए। यह कहकर सुमित्रा हंसने लगी। एक क्षण में सहसा उसका मुख गंभीर हो गया। बोली, अपने माता पिता की धन लिप्सा का प्रायश्चित कर रही हूँ बहन, और क्या। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। पूर्णा यह वाक्य सुनकर चकित हो गई। इस जीवन के मधुर संगीत में यह कर्कश स्वर क्यों। सुमित्रा किसी अंतर्वेदना से विकल होकर बोली, तुम देख लेना बहन, एक दिन यह महल ढह जाएगा। यही अभिशाप मेरे मुंह से बार बार निकलता है। पूर्णा ने
विस्मित होकर कहा, ऐसा क्यों कहती हो बहन? फिर उसे एक बात याद हो आई। पूछा, क्या अभी भैया जी नहीं आए? सुमित्रा द्वार की ओर भयभीत नेत्रों से देखती हुई बोली, अभी नहीं, 12 ही तो बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों आएंगे? न एक, न दो, न तीन, मेरा विवाह तो इस महल से हुआ है। लाला बद्री प्रसाद की बहू हूँ, इससे बड़े सुख की कल्पना कौन कर सकता है? भगवान ने किस लिए मुझे जन्म दिया समझ में नहीं आता। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है बहन, मैं जबरदस्ती पड़ी हुई हूँ। मेरे मरने जीने की किसी को परवाह नहीं है। तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझ पर दया रखना। टूटे हुए तारों से मीठे स्वर नहीं निकलते। तुमसे न जाने क्या क्या कहूंगी, किसी से कह ना देना कि और भी विपत्ति में पड़ जाऊं। हम दोनों दुखियां हैं, तुम्हारे हृदय में सुखद स्मृतियां हैं, मेरे में वह भी नहीं। मैंने सुख देखा ही नहीं और न देखने की आशा ही रखती हूँ। पूर्णा ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, मेरे भाग्य से अपने भाग्य की तुलना ना करो बहन, पर आश्रय से बड़ी विपत्ति दुर्भाग्य के कोष में नहीं है। सुमित्रा सूखी हंसी हंसकर बोली, वह विपत्ति क्या मेरे सिर नहीं है बहन। अगर मुझे कहीं आश्रय होता तो इस घर में एक क्षण भर भी न रहती। सैकड़ों बार माता पिता को लिख चुकी हूँ कि मुझे बुला लो, मैं आजीवन तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी, पर उन्होंने भी मेरी ओर से अपना हृदय कठोर कर लिया। जवाब में उपदेशों का एक पोथा रंगा हुआ आता है जिसे मैं कभी नहीं पढ़ती। इस घर में एक ससुर जी हैं जिन्हें ईश्वर ने हृदय दिया है और सबके सब पाषाण हैं। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ बहन, मुझे इसका दुख नहीं है कि यह महाशय क्यों इतनी रात गए आते हैं, या उनका मन और किसी से अटका हुआ है। अगर आज मुझे मालूम हो जाए कि यह किसी रमणी पर लट्टू हो गए हैं तो मेरा आधा क्लेश मिट जाए, मैं मूसलों से ढोल बजाऊं। मुझे तो यह रोना है कि इनके हृदय नहीं, हृदय की जगह स्वार्थ का एक रोड़ा रखा हुआ है। न पुस्तकों से प्रेम, न संगीत से प्रेम, न विनोद से प्रेम, प्रेम है पैसों से। मुझे तो विश्वास नहीं कि इन्हें सिनेमा में आनंद आता हो, वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ है। लेन देन, सवाए ड्योढ़े, घाटे नफे में इनके प्राण बसते हैं और मुझे इन बातों से घृणा है। कमरे में आते हैं तो पहली बात जो उनके मुंह से निकलती है वह यह कि अभी तक बत्ती क्यों नहीं बुझाई, वह देखो सवारी आ गई। अब घंटे 2 घंटे किफायत का उपदेश सुनना पड़ेगा। यूं मैं धन को तुच्छ नहीं समझती, संचय करना अच्छी बात है, पर यह क्या कि आदमी धन का दास हो जाए। केवल इन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फिजूल खर्च किया करती हूँ। मजा तो यह है कि इन्हें अपने ही पैसों की अखर नहीं होती। मैं अपने पास से भी कुछ नहीं खर्चा कर सकती। पिताजी महीने में 40-50 रुपए भेज देते हैं। इस घर में तो कानी कौड़ी भी ना मिले। मेरी जो इच्छा होती है करती हूँ, वह भी आपसे नहीं देखा जाता। इस पर भी कई बार तकरार हो चुकी है। सोने लगना तो बत्ती बुझा देना बहन, मैं जाती हूँ। सुमित्रा चली गई। पूर्णा ने बत्ती बुझा दी और लेटी, पर नींद कहाँ। आज ही उसने इस घर में कदम रखा था और आज ही उसे अपनी जल्दबाजी पर खेद हो रहा था। यह निश्चय था कि वह बहुत दिन यहाँ न रह सकेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।